ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, वेब स्क्रिप्टिंग, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या था, हाँ ये DHTML तक हो चुका था। ओके, वेब स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्टिंग बेसिकली होती क्या है, आप लोग देखते हैं ना कि जैसे हमारा वेब पेज चलता रहता है तो बीच बीच में ऐड वगैरह आते रहते हैं। वेबसाइट अगर आप खोलिए कोई, तो बीच बीच में कुछ ऐड, इमेजेस, ये सब आते रहते हैं ना। तो दीज आर ड्यू टू द स्क्रिप्टिंग। ओके, तो ये इसी को वेब स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एम्बेडिंग स्क्रिप्ट्स इन अ वेब पेज इज नोन एज वेब स्क्रिप्टिंग। ओके, तो स्क्रिप्टिंग के लिए जो लैंग्वेज होती है वो दो टाइप की लैंग्वेज होती है। एक सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग होती है और एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। राइट टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ईच फॉर क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए आप लोग, इसको याद रखना पड़ता है। देखिए, मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है ASP JSP, ये लिखा है ना, ASP JSP पर्ल, और ये दो ग्रुप में यहाँ पे है, VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, PHP। ओके, इसमें से क्या है कि इसका नाम, ASP का नाम है एक्टिव सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस। JSP का नाम जावा सर्वर पेजेस। इसी तरीके से VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और PHP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट, ये H फॉर हाइपर, बीच से इसका नाम शुरू होता है, प्री प्रोसेसर, ठीक है। तो देखिए, जहां पर सर्वर आ गया वो सर्वर साइड का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ASP JSP दोनों सर्वर साइड के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट दोनों क्लाइंट साइड के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। अब PHP बोथ साइड का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज इन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आएगा, अब तक तो यही आया है कि नाम लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए, लेकिन आप लोग डिफाइन भी जानिए कि स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो वेब पेज में एम्बेडेड स्क्रिप्ट होता है, उसको डिजाइन करने के लिए जो लैंग्वेज होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेब स्क्रिप्टिंग। ओके, पर्ल देखिए सर्वर साइड का है, यहाँ पे पर्ल छूटा था, तो सर्वर साइड में 4 हैं, ASP JSP PHP एंड पर्ल, और क्लाइंट साइड में 3 हैं, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, PHP। और भी नई लैंग्वेज आई होंगी, लेकिन यही सब मतलब कि वेल नोन, वेल रेनाउंड लैंग्वेजेस हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जो बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे। इसके बाद आपका आ रहा है, ओके, इसके बाद आ रहा है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। आप लोग एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वो सिक्योरिटी का पार्ट है। तो सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने ये प्रॉवर्ब सुना होगा। तो प्रिवेंटिव का मतलब है कि हम वायरस से इन्फेक्ट होने से पहले ही मतलब कि मेजर ले लें। तो इस मेजर्स में आपने देखा होगा कि आप से पिन मांगा जाता है, आपसे OTP मांगा जाता है, तो ये सब उसी का कंसेप्ट है, प्रिवेंटिव मेजर लेने का। ओके, तो इसको अगर हम टेक्निकली डिफाइन करते हैं तो उसको कहा जाता है ऑथराइजेशन एक्सेशन। मिनट, इसके टाइप्स हैं। ओके, देखिए, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक सिस्टम, इनक्रिप्टेड स्मार्ट कार्ड, फायरवॉल्स। हम इन सबको बारी बारी से डिफाइन कर ले रहे हैं क्या है। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। जब आप अपना ईमेल डालते हैं, सब आज करके देखिएगा अगर ध्यान पहले नहीं दिया है तो। सपोज करिए आपका ईमेल आईडी है xyz@gmail.com।
ठीक है। अगर ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करेगी तो आगे बढ़ के आपसे पासवर्ड पूछेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या बोलेगा, दिस ईमेल आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑथराइजेशन, यू आर ऑथराइज्ड पर्सन टू एक्सेस दिस वेबसाइट, दिस ईमेल एड्रेस आर नॉट, ये चीज़ चेक करता है सिस्टम। तो ऑथराइजेशन वो पार्ट हुआ कि आपका ईमेल आईडी चेक किया जाता है, और ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए आपसे पासवर्ड मांगता है। तो ऑथेंटिकेशन जो चेक होता है वो पार्ट है आपका पासवर्ड चेक करना। ये ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन की एकदम सॉलिड डेफिनेशन है, यही है ही, ठीक है ना। तो ऑथराइजेशन मीन्स व्हेन यू एंटर योर ईमेल आईडी, योर authenticity, sorry, your authorization is checked where you are right person who holds this email ID or not, ठीक है। and authentication, if you entered right email ID then it is checked then whether you are authorized to access this email ID or not, ठीक है ना। कोई गलत पर्सन भी तो हो सकता है जिसको कहीं से ईमेल आईडी हो गया, एंटर उसने एंटर कर दिया, तो आपका ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि आप ऑथेंटिक पर्सन है कि नहीं। बात समझ में आई है। तो ईमेल आईडी को एंटर करना ऑथराइजेशन का पार्ट है, और पासवर्ड को एंटर करना ये ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, याद रखिएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, कई जगहों पे आपने देखा होगा कि बेसिकली इम्प्लाई के लिए होता है। जब इम्प्लाई जाता है तो एक मशीन होती है जो थंब इम्प्रेशन को रीड करती है, मतलब जो भी इम्प्लाई जाएगा अपना अंगूठा लगाएगा उस पर, तो वो इस अंगूठे का जो स्ट्रक्चर है उसको रीड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग मतलब कि वो ओके करेगा उसका कि उसकी अटेंडेंस लगी कि नहीं लगी। तो बायो इज व वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजी। तो ऐसा मेजरमेंट, ऐसा मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम मेजरमेंट। आप लोगों ने 10th में मेट्रिक सिस्टम पढ़ा होगा, कोई बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रिक सिस्टम, बोलिए, कोई भी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रिक सिस्टम। कोई भी बोलो, एक अगर नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता है। चलो 10-20 सेकंड वेट कर रहा हूं मैं, बताइए। ठीक है, मेट्रिक सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज डन। मेट्रिक सिस्टम दो टाइप के होते हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, MKS एंड CGS। ये दो टाइप के मेट्रिक सिस्टम है, आपने वहां पढ़ा होगा। ओके, MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, और CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के मेट्रिक सिस्टम है जो कि यूज में आते हैं। क्या हो गया ये बंद? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है, ओके। तो मेट्रिक का मतलब है मेजरमेंट, बस यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है, ये बहुत पुराना वर्ड है। तो बायोमेट्रिक का मतलब है कि बायोलॉजिकल मेजरमेंट। तो अंगूठे का निशान बायोलॉजिकल मेजरमेंट है, वहां पे और कुछ करिएगा तो नहीं होगा। उसका अल्टरनेटिव है इनक्रिप्टेड स्मार्ट कार्ड, मतलब स्मार्ट कार्ड आपको इशू कर दिया जाए, उसको एंटर करा के आप अपनी एंट्री कर लीजिए, ये भी एक मतलब सिस्टम है। ये बायोमेट्रिक सिस्टम की ही तरह होता है, आप लोगों ने हो सकता है देखा हो ना देखा हो, ये अधिकतर प्राइवेट कंपनीज में होता है। गवर्नमेंट कंसर्न में हर जगह बायोमेट्रिक ही लगता है, प्राइवेट कंसर्न में बहुत जगह इनक्रिप्टेड स्मार्ट कार्ड, उनको स्मार्ट कार्ड इशू कर देते हैं। आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा कि जैसे होटल का रूम वगैरह आप अगर अलॉट करिए ना, तो आजकल होटल का रूम अगर अलॉट करिए तो जो अच्छे होटल हैं थोड़े कॉस्टली, वो आप चाबी नहीं देंगे आपको वही कार्ड दे देंगे। मतलब आपने अपने रूम में एंटर जब करिएगा तो डोर आपका सेट रहेगा, उसमें कार्ड एंटर करिएगा, डोर खुल जाएगा, फिर बाहर निकलिएगा, दरवाजा बंद कर लीजिए अपना। मेरी बात क्लियर हो रही है? एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कॉस्टली सिस्टम है, तो नॉर्मली मतलब 3 स्टार होटल या थोड़ा अच्छा होटल हो, अपना नया सिस्टम बना लिया वो करेगा, क्योंकि कॉस्टली है ना वो। ओके,
फायरवॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनीशन, ये डेफिनीशन ही बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फायरवॉल, फायरवॉल एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, जैसा कि नाम है फायरवॉल इसका, ये वॉल, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे किला होता था ना पहले, आपने पुराने पुराने किले देखे होंगे जिसके चारों तरफ वॉल बनाते थे पहले राजा। किला के बाहर जो वॉल होता था और उसके बाहर खाई होती थी, एक खाई बनवा देते थे डिग करके बड़ा सा, उसमें पानी भर देते थे ताकि कोई अगर इनेमी आए तो वो पार करके अंदर ना आ पाए किसी तरीके से, ठीक है ना। तो वो जो ट्रेंच होती थी बहुत बड़ी, वाटर फिल्ड ट्रेंच, अ वेरी बिग ट्रेंच। अब के समय में तो उसको भर दिया गया है, लेकिन वॉल तो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे ही हमारा जो नेटवर्क सिस्टम होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉम्बिनेशन काम करता है, वो बाहर से अगर कोई प्रोग्राम एंटर करता है तो उसको वो वहीं रोक देगा बाहर, और आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू डाउनलोड दिस फाइल, या डू यू वांट टू ओपन दिस वेबसाइट, दिस इज नॉट सेफ, ऐसे करके मैसेज आता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा, ठीक है ना। तो ये ड्यू टू फायरवॉल है। कोई भी, जैसे सपोज करिए आपने google.co.in खोल लिया, ठीक है, तो पहली बार में पूछेगा आपसे, एक बार आपका रजिस्टर कर लेगा कि आप ओपन कर रहे हैं, तो अगली बार से नहीं पूछेगा। ऐसे ही कोई भी नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड आप करने जाइए तो आपसे पूछेगा, वो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहिए आपसे पूछेगा कि मतलब डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करेंगे तो वो उसको एग्जीक्यूट करने देगा, नो करेंगे तो नहीं करने देगा। तो समझ गए। तो फायरवॉल ये, अच्छा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे है। सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल क्लियर कट है कि वो एक प्रोग्राम है जो वर्क कर रहा है, और हार्डवेयर क्या है कि ये किसी मशीन पर रन करेगा, ठीक है ना, किसी मशीन पर रन करेगा। और एडवांस मतलब कि कुछ मशीनें आती हैं, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम नहीं होता, इसके एडवांस फॉर्म भी होते हैं फायरवॉल के। जैसे हम लोग यूज नहीं करते हैं वो एडवांस फॉर्म, हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज कर पाते हैं। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं ना, एयरटेल वगैरह या इस टाइप के जो बड़े बड़े कंसर्न हैं, वो बाकायदा इसके लिए एडवांस प्रोग्राम होते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के नहीं चलता है। तो एडवांस जो फायरवॉल होते हैं उसके लिए एडवांस टाइप का एक हार्डवेयर यूज होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर नहीं है, दिस इज हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। विच इज यूज्ड टू एंटर, लिखिएगा, फायरवॉल is either a software or hardware or both which is used to prevent entry of unknown websites, software etc. ठीक है ना। कोई भी अननोन वेबसाइट होगी, एंटर करने की कोशिश करेगी तो उसको वहीं पे रोक देगा और आपसे परमिशन लेगा। इफ़ यू से यस इट विल बी अलाउड टू एग्जीक्यूट, अदरवाइज इट विल बी टर्मिनेटेड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है फायरवॉल वगैरह की। ओके, आगे बढ़िए। क्यूरेटिव, क्यूरेटिव में साफ साफ लिखा है एंटीवायरस। ओके, अच्छा एक वायरस आगे होगा, वायरस मैंने डिफाइन किया है कि नहीं, हाँ आगे है, वायरस डिफाइन करना जरूरी है, तो वायरस हम आगे किए हैं, ठीक है। ओके ठीक, एंटीवायरस क्या है, बिल्कुल सिंपल है, सब डेफिनेशन जानते होंगे, बुक में कर लीजिएगा रेफर, नो इशू। कुकीज, कुकी क्या होता है। कुकी एक्चुअली जब आप कंप्यूटर रन कराते हैं, जैसे आपने कोई पासवर्ड डाला, सपोज करिए पासवर्ड डाला, तो वो पूछता है सिस्टम कि डू यू वांट टू रिमेंबर द पासवर्ड। आप यस कहते हैं तो आपका पासवर्ड स्टोर हो जाता है आपके सिस्टम पर, ठीक है ना, आपके सिस्टम पर स्टोर हो जाता है। और अगली बार जब आप ओपन करते हैं उसी ईमेल आईडी को, तो क्या करता है कि जो सर्वर पे पासवर्ड है उसको मैच कराता है जो आपके सिस्टम पे स्टोर पासवर्ड है। अगर मैचिंग की तो ओपन कर देगा। तो जो सॉफ्टवेयर उसको स्टोर कर रहा है आपके कंप्यूटर पे विद योर परमिशन, दैट इज कॉल्ड कुकी।
ठीक है ना। तो कुकी आपके परमिशन से आपके सिस्टम के फाइल्स को स्टोर करता है, आपके सिस्टम के इंफॉर्मेशन को स्टोर। लिखिए, कुकी आर मैसेजेस that a web server transmit to a web browser so that the web server can keep track of the user's activity on a specific website। ओके, इसको याद रखिएगा। ओके, इसके बाद आता है हैकर। एक्चुअली कंप्यूटर हैकिंग, ओके, कंप्यूटर हैकिंग एक स्किल है जिसमें आपके कंप्यूटर की फाइल को, मतलब आपके कंप्यूटर की फाइल को बिना आपकी परमिशन के एक्सेस किया जाता है। ओके, कुकी क्या करता है कि विथ परमिशन स्टोर करेगा, एक्सेस करेगा, मतलब जो जो आप परमिशन देंगे। लेकिन हैकर क्या करता है कि बिना परमिशन के वो आपके फाइल को एक्सेस करता है, विदाउट योर परमिशन। तो ये दो टाइप की चीज़ें होती हैं। हैकर एक निगेटिव वे में करना, एक पॉजिटिव वे में करना। निगेटिव वे तो बहुत क्लियर कट है भाई, आपके कंप्यूटर से कोई चोरी कर रहा है तो निगेटिव ही है। पॉजिटिव कैसे है? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार क्या करता है कि जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स का जैसे पुलिस सीज करती है ना, आज बहुत सारे जगहों पे आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा कि पुलिस जब रेड करती है तो कंप्यूटर वगैरह को सबसे पहले अपने उस कब्जे में ले लेती है। इट टेक्स अंडर इट्स अथॉरिटी ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ दैट क्रिमिनल, इट मे बी हार्ड डिस्क, इट मे बी लैपटॉप, कंप्यूटर। तो वो इसलिए लेती है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसे एक्सेस कर सके, तो वो तो बताएगा नहीं। तो उस काम को जो करता है उसको हैकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हैकिंग है। दिस इज अ पॉजिटिव बिकॉज ऑफ वो काम जो लॉ है, लॉ को हेल्प करने के लिए वो काम कर रहा है। इन द well-being, for the benefit of the law, the act is being taken place। इसलिए इस टाइप के पर्सन को हैकर कहते हैं। और जो निगेटिव वाला काम करता है, जो क्रिमिनल एटीट्यूड के साथ आपकी फाइल को एक्सेस कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को बिना आपके परमिशन के, उसको क्रैकर कहते हैं। तो हैकर और क्रैकर दोनों का काम एक ही है, बिना आपकी परमिशन के एक्सेस कर लेना। ये पॉजिटिव वे में कर रहा है, ये नहीं निगेटिव वे में कर रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप जैसे भी याद रख पाइए। मैंने तो ऐसे याद रखा कि हैकर मैं बहुत सुना हूँ, क्रैकर तो जब पढ़ा तभी जाना। तो हैकर इज अ पॉजिटिव। ओके, आईटी एक्ट 2000, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जब साइबर क्राइम बढ़ने लगे तब देखा गया कि ये तो एक अलग टाइप का क्राइम है, जो कि जितने लॉज अवेलेबल थे उससे कवर नहीं हो पा रहा था। जैसे आईपीसी वगैरह है ना इंडिया में, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। तो जितने भी क्रिमिनल लॉ थे वो इस टाइप के क्राइम को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए एक नया लॉ बना। एक्ट का मतलब कि जिसको पार्लियामेंट पास करती है उस कानून को एक्ट कहा जाता है। ठीक है, आप लोग नहीं जानते ही होंगे, 10th में तो आपने सोशल साइंस इतना पढ़ा ही है। एक होता है ऑर्डिनेंस, एक होता है एक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक होता है स्मॉल एक्ट, ये कैपिटल एक्ट। एक्ट के जब भी कानून वाला लिखा जाएगा तब कैपिटल एक्ट लिखा जाएगा। एक है स्मॉल एसीटी लिखना, एक ऑर्डिनेंस है। तीनों में क्या डिफरेंस है? किसी को मालूम है? बताओ, एनीबॉडी? बोलिए। बोलो भाई, जल्दी बोलो। एक्ट, ऑर्डिनेंस और स्मॉल एसीटी, ये एक्ट। ये सिंपल एक वर्ब है जिसका काम है टू वर्क। हम कोई काम करते हैं ना, ये हमारा एक्ट है। ओके, एक्ट का मतलब मैंने अभी बताया, कैपिटल ए से लिखिएगा तो इसका मतलब है कि जो लॉ पार्लियामेंट पास कर देती है, जो कानून बन जाता है, उसे एक्ट कहा जाता है। ऑर्डिनेंस भी पार्लियामेंट ही पास करती है। ठीक है,
नहीं, ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट नहीं पास करती है। मतलब कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसका इमरजेंसी में जिसकी रिक्वायरमेंट इमरजेंसी में होती है, और गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से पास नहीं करवा पाती है, लेकिन उसका यूज बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको पास करवाने का टाइम नहीं होता है, या कोई और इशू हो, तो उसको क्या करती है कि उस कानून को ऑर्डिनेंस बोलते हैं। कोई भी अगर कानून है, जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं हो रहा है तब तक वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, उसका एक ये टेम्पररी प्रोविज़न है कि वो गवर्नमेंट अगर फील कर रही है तो उसको लॉ को मतलब कि वेक करेगी, वो लॉ चलेगा, लेकिन इसकी ड्यूरेशन ओनली 6 मंथ की होती है। अगर 6 मंथ के अंदर ये कानून पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया तो ये क्वेश हो जाएगा, ठीक है ना, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जैसे आप ने देखा होगा कि इसी साल क्या हुआ था कि जब इलेक्शन आने वाले थे 2019 में, इलेक्शन हुए हैं ना 2019 में, तो जो ट्रिपल तलाक का बिल था वो कानून नहीं बन पाया था, पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया था, तो गवर्नमेंट उसको ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लेकर आई थी। ओके, जब ये इलेक्शन फिर से जीत गए तब जाके इसको कानून बनाया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली जब 2019 में इलेक्शन का टाइम था तो उनके पास टाइम नहीं था पार्लियामेंट में पास कराने का, तो उन्होंने क्या किया, नहीं पार्लियामेंट में पास कराने का नहीं, वो एक्चुअली लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था, राज्यसभा में बिल रिवोक हो गया था, ठीक है ना। तो जब तक दोनों हाउस से पास नहीं हो जाता तब तक वो हाँ, दोनों हाउस से पास हो जाए और प्लस प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो, तब जाके वो कानून बनता है। आप लोगों ने सोशल साइंस में से पढ़ा होगा। ओके, तो हुआ क्या था कि लोकसभा से तो पास हो गया था, राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो पाया था, तो कानून बना नहीं। तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया कि तुरंत उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उसे एज एन ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास कर दिया, वो फॉर्म में आ गया, लेकिन उसका जो लाइफ था वो सिर्फ 6 मंथ का था। गवर्नमेंट फिर से पावर में आई, इस बार उसने उसको बाकायदा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ लॉ स्टेबल, मतलब कि वो एक लॉ बन गया, ठीक है ना, वो एक्ट बन गया अब आज के समय में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। और ये एक्ट बिल्कुल कानून से इसका कोई मतलब नहीं है। हम कुछ भी काम करते हैं, हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये हमारे एक्ट हैं। कुछ भी हम काम करें, वर्क करें, वो एक्ट है हमारा। ओके, आई होप द थिंग इज क्लियर। बैठ जाते हैं यहाँ से, देखिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आईटी एक्ट 2000 में बना था, इसका अमेंडमेंट 2008 में किया गया। अब एक्ट पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लॉ के जो स्टूडेंट होंगे वो पढ़ते होंगे, ठीक है। आपको इतना जानना है कि आईटी एक्ट था, और जितने भी इससे आप टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन कि कौन सा एक्ट जो है वो आईटी एक्ट के में डील किया जाएगा। जैसे कंप्यूटर चोरी करना, तो कंप्यूटर चोरी करना आईटी एक्ट से कोई मतलब नहीं है उसका। अरे कंप्यूटर रखा है, किसी ने लैपटॉप आपका चुरा लिया, वो तो सिंपल चोरी हो गई ना। जब हाँ, आपको थ्रेट वाला ईमेल भेजना, ये आईटी एक्ट में क्राइम है। थ्रेट करते हुए कोई आपको ईमेल भेजे तो वो एक क्राइम है आईटी एक्ट में। तो वो 4 ऑप्शन दे देगा, उससे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन आईटी एक्ट, मतलब कि आईटी एक्ट के अंडर में पनिशेबल है या कौन सा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉमन टाइप ये है, इससे क्वेश्चन रेज होना, 1 नंबर क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन वगैरह हम देखेंगे बाद में इसके। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। आईपीआर इश्यूज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब इंटरनेट आया उससे पहले का ही है। जैसे बुक वगैरह लिखते हैं ना हम लोग कोई भी, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी। किसी राइटर ने अगर बुक लिखा है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है तो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। तो जब कंप्यूटर नहीं था तब उसके जो लॉस थे आईपीसी वगैरह, उससे वो कवर हो जाता था, कोई क्राइम होता था। लेकिन अब डिजिटल फॉर्म में बुक है
डिजिटल फॉर्म में पेंडिंग है, तो वो मतलब उसके लिए अलग से कानून आईटी एक्ट में बना, और यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज यही डिफाइन की गई, जो मैंने बोला है उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओके, नाउ वी आर मूविंग कंप्यूटर वायरसेस। वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है जो सर हाँ, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिखा अब? रुक जाओ देखते हैं। रुक जाओ। दिखा? हेलो, शेयरिंग हुई? हाँ 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 सर। तो फॉर टाइम बिंग के लिए रुका था ना, कुछ एरर आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंप्यूटर वायरस, वायरस एक प्रोग्राम है सिंपली, जैसे बाकी प्रोग्राम आप बनाते हैं ना, ऐसे ही वायरस प्रोग्राम होता है जो कि आपके सिस्टम को की फाइल को, सिस्टम के बूट सेक्टर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट करता है, मतलब जिस टाइप का वायरस हो। तो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप ऑफ वायरसेस। फाइल इन्फेक्टर्स, मतलब आपकी फाइल को इन्फेक्ट करेगा, प्रोग्राम फाइल अटैच होती है जब कोई आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, मतलब जैसे आपका कोई गेम वगैरह रन नहीं करेगा, सिस्टम स्लो हो जाएगा, ऐसा बहुत होता है। इसको देख लेते हैं, माइक्रो वायरसेस। माइक्रो वायरसेस क्या होता है कि ये बहुत मतलब कि पर्टिकुलर डेटा फाइल को करप्ट करते हैं, जैसे कई बार आपकी वर्ड की फाइल करप्ट हो जाती है, ठीक है ना, पीडीएफ की फाइल करप्ट हो जाती है, तो ये माइक्रो वायरसेस होते हैं। ये सब बहुत हल्के, मतलब ये दोनों जो वायरस हैं, माइक्रो वायरसेस और फाइल इन्फेक्टर्स, ये दोनों एंटीवायरस से मतलब कि किल हो जाते हैं। हम जो एंटीवायरस वो इंस्टॉल करते हैं ना, कुछ कैस्परस्काई करिए, या बहुत सारे आते हैं, मैं कैस्परस्काई यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन बूट सेक्टर का जो वायरस होता है, ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, ये किल नहीं हो पाता है, कोई भी एंटीवायरस इसको किल नहीं कर पाता। बूट सेक्टर का मतलब है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बूटिंग का मतलब है कि जब आप कंप्यूटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, बूटिंग। देखिए, ये आपका रैम है और यहाँ आपका हार्ड डिस्क है। होता क्या है कि हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेव है, जो भी आपका ओएस है यहाँ पे सेव है। जब आप कंप्यूटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो आपके रैम में रोम से इंफॉर्मेशन लोड होती है, ये हार्ड डिस्क से नहीं होती है, रोम से। रोम में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? रोम में एक बहुत मतलब कि एक कॉमन टाइप का प्रोग्राम ऑपरेशन है, पोस्ट करते हैं, पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सॉरी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये करता क्या है कि जब आपने ध्यान दिया होगा, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो बताता है कि इतना रैम है, ठीक है ना, इतनी हार्ड डिस्क है, इतना टाइम हो रहा है। अगर आप सपोज करिए कि कीबोर्ड वगैरह डिस्कनेक्ट है तो वो बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि कीबोर्ड डिस्कनेक्टेड है, इतनी कैश मेमोरी है, तो अटह टाइम बताएगा। तो टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें रोम की इंफॉर्मेशन होती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग एंड फर्स्ट टाइम ओएस इज इंस्टॉल्ड टिल देन बूटिंग कंटिन्यूज। तो बूटिंग का मतलब है कि वो कहीं वायरस इसके मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर घुस गया है। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस घुस जाएगा तो वो उसको एंटीवायरस किल नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस चला गया तो आपको सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा मतलब कि इरेज करके फिर आपको करना पड़ेगा। आई होप द थिंग इज क्लियर। तो ये फंक्शनैलिटी के बेसिस पे 2 वायरस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप देयर आर 2 वायरसेस।
नंबर 1 इज वर्म, WRM वर्म। नंबर 2 इज ट्रोजन हार्स। ओके, ये फंक्शनैलिटी है कि फंक्शन कैसे करता है। वर्म, वर्म एक अच्छा, वर्म एक वायरस है जो कि किसी भी मतलब आपके फाइल वगैरह को करप्ट कर देगा आके, ठीक है। ट्रोजन हार्स भी एक वायरस ही है, लेकिन ये हिडन फॉर्म में आता है, ठीक है ना। ट्रोजन हार्स की कहानी आप लोगों ने क्लास 4th में सुनी होगी, क्लास 4th में, क्लास 5th में, 3rd में, कहीं ना कहीं सुनी होगी। हेलो, हेलो, यस सर। सुनी है कहानी ट्रोजन हार्स की? सर याद नहीं है। हाँ, तो मैं सुना दे रहा हूँ। एक्चुअली ट्रॉय स्पार्टा, ट्रॉय है ना, ट्रॉय एंड स्पार्टा 2 स्टेट थे। एक्चुअली वो जो इंग्लिश का जो राइटर है, थोडस की क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी कहानी है, मतलब ये कहानी सही है गलत है वो एक अलग मैटर है, क्योंकि ये तब की कहानी है जबकि प्रूफ बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं। तो माइथोलॉजी भी माना जाता है, माइथोलॉजी के बहुत सारे प्रूफ्स नहीं होते ना, लेकिन ये कहानी सही होगी ऐसा अनुमान है। इस पर फिल्म भी बनी है। तो ट्रॉय स्पार्टा 2 राज्य थे, 2 स्टेट थे। तो इन दोनों में लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा। पहले तो स्टेट्स में लड़ाई होती थी, तो क्या हुआ कि ये ट्रॉय स्पार्टा, इन दोनों में से कोई एक स्टेट, मान लो स्पार्टा, मुझे याद नहीं आ रहा है, स्पार्टा ने क्या किया कि इसकी रानी थी हेलन, हेलन नाम था। हाँ, ओम, ओम जा पैकेट लो। बाबू कहाँ गया? उसको फेंकना मत, उसको वो की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ, तो इसकी यहाँ की क्वीन थी या प्रिंसेस थी जो थी, मुझे हेलन नाम था। तो इसने स्पार्टा वाले क्या किया कि हेलन को ले आए, मतलब एब्डक्ट करके, ठीक है ना, एब्डक्ट करके ले आए। तो ट्राई वाले गुस्सा गए, ठीक है। तो ये इस पे अटैक किए। अब अटैक किए तो लड़ाई चलती रही, चलती रही। कहा जाता है कि 100 ईयर्स तक लड़ाई चली। तो 100 ईयर्स तक लड़ाई तो नहीं चल सकती, और चलेगी भी तो कोई जिंदा नहीं रहेगा 100 ईयर्स तक, ये भी फैक्ट है। तो पहले क्या होता था कि पहले की कहानियों में टाइम ऐसे ही ना बताया जाता था, भले कहानी सही हो लेकिन टाइम उसमें ऐसे ही बताया जाता है कि 700 साल जिंदा रहे तो 1000 साल रहे। तो कुछ उसी टाइप का ये पीरियड रहा होगा कहानी लिखने का। ओके, तो 100 ईयर्स तक लड़ाई चलती रही। तो बिल्कुल ट्राई वाले जो थे परेशान हो गए कि लड़ाई तो जीत ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इनके बीच में एक नदी पड़ती थी, एक नदी थी। तो नदी को क्रॉस करके जाते थे, वो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, नाव से जाते थे, अटैक करते थे। तो जब बिल्कुल परेशान हो गए तो इन्होंने एक ट्रिक लगाया ट्राई वालों ने। इन्होंने क्या किया कि एक घोड़ा रख दिया, लकड़ी का घोड़ा एक रख दिया, ठीक है ना, एक लकड़ी का घोड़ा रखा। घोड़े में क्या किया कि बहुत बड़ा घोड़ा था, उस घोड़े में इसके सैनिक बैठ गए, ट्राई के जो सैनिक थे, सोल्जर्स, वो इसमें बैठ गए, ठीक है ना, सब बैठ गए छिप के एकदम। और इसको क्या किया कि स्पार्टा जो था उसका जो फोर्ट था, उसका गेट था ना बड़ा सा, तो उसके बाहर खड़ा कर दिए इस घोड़े को, गेट के बाहर, और नाव से चले गए उस पार। तो ट्राई वाले बड़े खुश हो गए कि चलो लड़ाई ख़त्म हुई और हम लोग अब आराम से रहेंगे विथ पीस। तो जब उन्होंने गेट, उनको नाव जाते हुए देखे, नाव से जाते हुए बड़े खुश हो गए कि चलो सब चले गए, लड़ाई ख़त्म हो गई। तो जब गेट खोले तो देखे बड़ा सा घोड़ा खड़ा है। तो वो सोचे कि हमारे लिए गिफ्ट रख के गए हैं सब, बड़ा सा घोड़ा। तो वो क्या किए कि बच्चे भी आ गए तब तक अंदर से, वो सब घोड़े को खींच के अंदर ले आए। बच्चे खेले घोड़े के साथ खूब, और पहले होता ही था लड़ाई ख़त्म हुई तो फिर एंजॉय किए, पूरा एंजॉय किए, और जो भी अल्कोहल वगैरह पी के सो गए। जब रात में सो गए, जब देखे कि पूरा सन्नाटा हो गया, तो इसमें से सैनिक निकले,
घोड़े के अंदर से, और उन्होंने गेट को खोल दिया। गेट को खोल दिया, तब तक वो सब क्या किए कि नाव से आस ही पास थे, सब दिखाने के लिए नाव से चले गए थे। वो सब चले और बिल्कुल अंदर घुस के सोते ही इन सबको मार दिए सब, मतलब सोने में ही अटैक कर दिए, और अटैक करके मार दिए बहुत। फिर ये क्या हुआ कि लड़ाई जीत गए। तो ये जो घोड़ा था इसी को ट्रोजन हॉर्स इसका नाम था। जिसने स्टोरी लिखी है बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर है, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो होमर, हाँ याद आ गया, होमर की जो किताब है उसकी किताब का भी नाम मुझे याद था, अभी इस समय याद नहीं पड़ रहा है। ओके, तो होमर ने लिखा है इस किताब में, मतलब इस कहानी को। तो ठीक है, तो इसका नाम था, उसने नाम दिया था होमर ने इस घोड़े का ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा घोड़ा था कि अगर इस ट्राय वाले इसको अंदर लेके नहीं जाते अपने, तो कुछ नहीं होता, उनको कुछ कर ही नहीं पाते ये सैनिक। अरे उसमें कितने सैनिक होंगे, 10-20 रहे होंगे, वो कुछ नहीं कर पाते अगर वो। तो ऐसे ही ट्रोजन हॉर्स जो वायरस का नाम दिया गया है, वो वायरस तब तक कुछ नहीं करता है जब तक आप उसको एग्जीक्यूट ना कराएं। जैसे ही आप एग्जीक्यूट कराएंगे, ये आपके सिस्टम को करप्ट करना शुरू कर देगा। ट्रोजन इज ए डेंजरस काइंड ऑफ वायरस। बूट सेक्टर का वायरस तो नहीं है ये, लेकिन एक डेंजरस वायरस है। वर्म डेंजरस नहीं है। वर्म क्या करता है ना कि इसका इन जनरल जो वर्क है वो रेप्लिकेट करना होता है, मतलब रेप्लिकेशन करके आपकी सिस्टम को, मतलब कि वो हैक एक तरीके से आपकी मेमोरी को आउट करने का काम करेगा, एक फाइल का मल्टीपल फाइल बना लेगा। लेकिन ट्रोजन हॉर्स क्या करता है कि ये एग्जीक्यूट जैसे किया, ओके, ये आपके सिस्टम को हार्म करना शुरू करेगा। मतलब फाइल को करप्ट करना शुरू करेगा, स्लो करना शुरू करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। लेकिन ये दोनों वायरस क्योर हो जाते हैं एंटीवायरस से। तो आई थिंक ट्रोजन हॉर्स आपको समझ में आया होगा, और स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो आप लोग पढ़िएगा। रिकॉल किया, पढ़ा था कहीं इसको? हेलो, नहीं सर, नहीं पढ़े थे। कहीं भी प्राइमरी से लेके अब तक इस कहानी को पढ़े ही नहीं? हेलो सर बिल्कुल नहीं याद है। नहीं, मुझे तो याद है कि मैं इस कहानी को ना 3rd या 4th क्लास में पढ़ा था, अपनी हिंदी में थी, हमारे हम लोग पढ़ते थे तो हिंदी की बुक में थी ये कहानी। यह बहुत ही फेमस कहानी है, अब इतनी फेमस है कि इस पर हॉलीवुड में फिल्म बनी है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोई, मतलब कि ऑर्डिनरी ये ऐसी वैसी कहानी नहीं है, वर्ल्ड फेमस ये स्टोरी है पूरी, और उसी पे इसका नाम दिया गया है वायरस का। ठीक है, अब हटा दिया होगा सिलेबस से। चलिए, स्पैम का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अनसॉलिसिटेड जंक मेल्स। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि हैकर थ्रेट करता है कंपनी को कि तुम मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा मैं सिस्टम जैम कर दूंगा स्पैम भेज के। कई बार आपने सुना होगा कि थ्रेट दिया जाता है, न्यूज में आता है ये। तो वो एक्चुअली स्पैम होता क्या है कि आपके ईमेल आईडी पे मेल भेजना, इतना मेल भेजना शुरू किया, मतलब लाखों, एक दिन में 1 लाख मेल भेज रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इसेंशियल मेल होगा वो आए, मतलब उसको आने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, उसको आने में प्रॉब्लम होगी। तो हमारा जो कंपनी, जैसे सपोज करिए स्टॉक मार्केट की कंपनी है, तो उसको तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना वहाँ पे। तो इस टाइप के ही मेल को अनसॉलिसिटेड मेल है, मतलब आप उसको एक्सेस नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके सिस्टम पे आता जा रहा है, और इससे आपका मतलब कि जो मेल बॉक्स है वो भर गया है, बाकी नए मेल आने की जगह नहीं है। होता है ना उसमें मेल बॉक्स का कुछ लिमिट होता है, उससे ज़्यादा आप मेल नहीं आ सकते, जगह नहीं है। तो क्या होता है कि उससे आपका जो बिजनेस है, जो भी होगा वो अफेक्टेड होगा, बैडली अफेक्टेड होगा। तो इस टाइप के मेल को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ई कॉमर्स पेमेंट। यह सब बहुत ही कॉमन है। ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई वैलेट, ये सब यूज करते हैं ना हम। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके फ़ायदे नुकसान बताए गए हैं यहाँ पे। उसके बेनिफिट क्या है कि ये कन्वीनियंट है, ये है फास्ट इफ़िशियंट है। और डिसएडवांटेज क्या है? फॉर नोविस यूजर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। भाई जिसको नहीं पता है उसको एटीएम वगैरह हैंडल नहीं करना आता है। आप पैसा निकालने जाइए एटीएम कार्ड पे,
मशीन पे, तो एक आध दो लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई निकलवा दो, मुझे पता नहीं है कैसे निकालना है, या पिन कैसे जनरेट करना है मुझे पता नहीं है, ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो कन्वीनियंट नहीं है, वल्नरेबल है। मतलब कोई आपका पिन वगैरह देख लिया तो आपको बेवकूफ़ बना के पैसा निकाल सकता है, ठीक है ना। यूज़ ऑन डेटा प्लान रैदर पब्लिक नेटवर्क लाइक वाईफाई। हाँ, जब भी आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में यूज करिए, कहीं साइबर कैफ़े में जाके मत यूज करिए। ये डिसएडवांटेज है इसका। नहीं तो पता चला कि वो आप कोई सॉफ्टवेयर लगाया है, आपका स्टोर कर लिया पासवर्ड, तो वो बाद में मिसयूज कर सकता है। बीवेयर ऑफ फिशिंग। फिशिंग एक एक्ट है। फिशिंग का मतलब मछली फंसाना है ना। तो बहुत सारे फ्रॉड लोग होते हैं जो कि कस्टमर को फंसाते हैं। कुछ फ़ोन करेंगे कि आपका इतने का प्राइस निकल गया 10 लाख का, तो आप 1% प्रोसेसिंग चार्ज हमें दीजिए। तो 1% हो गया ना उसका 10,000 दे दीजिए, और आपका ये निकल गया। इस टाइप की ये सब फिशिंग एक्ट में आते हैं कि आपका मोबाइल बंद होने वाला है, KYC करवाइए। बहुत सारे एक्ट हैं, नए नए सब सोचते रहते हैं। एक तो मेरे पास आया था, पहले उसने SMS किया कि पेटीएम आपका बंद होने वाला है, इसकी KYC करवा लीजिए। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो वो जानते हो क्या करवाने लगा। मुझे तो अंदाज़ा था ही कि फ्रॉड है, लेकिन फ़ोन करके मैं देखा कर क्या रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ एक ऐप है, डाउनलोड करिए। मैं ऐप को देखा। वो ऐप बेसिकली क्या था कि रिमोट इंफॉर्मेशन एक्सेस करने वाला ऐप था। जैसे रिमोट इंफॉर्मेशन एक्सेस का मतलब है, जैसे कि आप, इसके बहुत कॉमन से एग्जांपल हैं, मैं बता रहा हूँ। टीम वीवर, आपने नाम सुना होगा, टीम वीवर। या और यूज होता है ऐसे ऐसे करके। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं भी टीम वीवर इंस्टॉल कर लूँ, आप भी टीम वीवर इंस्टॉल कर लें। उसके बाद क्या हुआ कि आप अपने, उसके बाद वो मतलब कि कोड जनरेट करेगा। कोड को एंटर करते ही आपका जो सिस्टम है मैं यहाँ से एक्सेस करने लगूँगा दूर बैठ के, ठीक है ना। जैसे मान लो कि तुमको कोई प्रॉब्लम हो गई, तुमको मतलब कुछ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो टीम वीवर के थ्रू तुम अपने लैपटॉप का एक्सेस मुझे आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक्सेस कर लूँगा। तो वो वही एक्सेस करना चाह रहा था, मेरा मतलब कि मोबाइल एक्सेस करना चाह रहा था वो। तो इस टाइप के नए नए फ्रॉड मतलब आ रहे हैं सामने। तो दीज आल फ्रॉड्स आर कॉल्ड फिशिंग, दीज आर एक्ट्स आर फिशिंग, ठीक है ना। तो बीवेयर ऑफ फिशिंग एक बहुत कॉमन सा, बैंक वगैरह में जाइए तो वहाँ पे लिख के रखा रहता है। ओके, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल के थ्रू बैंकिंग करना। योनो ऐप्स, ICICI ऐप, HDFC ऐप, बहुत सारे ऐप हैं। ई वैलेट, ई वैलेट का मतलब जैसे आप वैलेट में पैसा रखते हैं ना अपने, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मनी रखिए। तो जैसे होता है ना, अमेजन पे में रखिए, पेटीएम का है, UPI का है, एंड सो ऑन। देयर आर मेनी ई वैलेट्स विच आर यूज टू स्टोर मनी इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है ना। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आज जितना भी पढ़ाया है, इससे ये समझो कि 4 नंबर का तो आ जाएगा, उससे 4 मार्क्स का इसी से रहेगा पूरा। 4 या 3 मार्क्स के, 3 to 4 मार्क्स का। तो एक 4 नंबर का वो एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और 3 मार्क्स का ये रख लीजिए, जो आज जितना पढ़ाया है वो डेफिनेटली उससे 3 मार्क्स का आएगा। तो 7 नंबर का ये हो गया। बाकी 3 नंबर का जो पहले पढ़ाया गया उससे आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन कहाँ से क्या पूछेगा ये किसी को नहीं पता है। ओके, तो ये आपका पेपर यहाँ पे एंड, मतलब जो सिलेबस है यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। इतना सिलेबस था। कल से मैं ज़रा साइंस वालों को पढ़ाऊँगा, डेटा स्ट्रक्चर उनका एक पोर्शन बाकी है। तो कॉमर्स वाले आप लोग मत कनेक्ट होइएगा, ओनली द क्लास वुड बी स्पेसिफिक टू फॉर साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। रखें, इसके बाद इन्फॉर्म। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।